हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। और जो पिछला लेक्चर था अपना उसके बारे में कुछ रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को ताकि अपन आगे बढ़ सकें। पिछला जो लेक्चर था बेटा वो बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन पे ही था। कुछ लॉसेस हम डिस्कस करते करते जो हमने एंड कर दिया था उस चैप्टर को, आगे फर्दर लॉसेस अपन को डिस्कस करना है बायोडाइवर्सिटी और उसके अंदर की क्या क्या लॉसेस जो है फाइनली हुए हैं। पिछले कुछ सालों में बेटा बहुत कुछ खो चुके हैं हम, देखा जाए तो यहाँ पे 27 स्पीशीज जो है बेटा, 27 स्पीशीज डिसअपियर्ड इन द लास्ट 20 ईयर्स। 27 स्पीशीज तो हम खो चुके हैं। ग्रेटर देन 15,500 स्पीशीज फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। 15,500 से ज़्यादा ऐसे स्पीशीज हैं बेटा जो कि एक्सटेंशन पे है, थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। उनको वो कभी भी जो है विलुप्त हो सकती है, इस धरती से कभी भी गायब हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं कि 12% बर्ड्स, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस एंड 31% जिम्नोस्पर्म स्पीशीज फेस थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। इतनी परसेंटेज ऑफ स्पीशीज अपने सामने मौजूद है बेटा जो अभी अभी फेस ऑफ थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन मौजूद कर रही हैं, उसको फेस कर रही हैं। कभी भी एक्सटेंट हो सकती हैं, कभी भी विलुप्त हो सकती हैं, गायब हो सकती हैं, बस चुटकी बजाते ही। द करंट स्पीशीज एक्सटेंशन रेट इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स। अभी जो करेंट जो स्पीशीज के एक्सटेंशन की रेट है बेटा वो 100 से 1000 टाइम्स ज़्यादा फास्टर है। पहले भी स्पीशीज एक्सटेंट हुआ करती थी, ऐसा नहीं है कि भाई साहब पहले नहीं हुआ करती थी। सर उसके दोषी हम ही है क्या? नहीं, पहले भी हुआ करती थी, ऐसी नाराज़गी की कोई बात नहीं है। पर अब जो होने लगा है ना वो पहले नहीं हुआ बेटा, ठीक है ना। अब जो है कि 100 से 1000% ज़्यादा फास्टर रेट हो चुकी है एक्सटेंशन की। अगर मैं बात करूं कि इफ द प्रेजेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू, नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑन अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर। अगले 100 सालों के अंदर अगर इसी गति से, इसी स्पीड से, इसी रेट से एक्सटेंशन होता रहा बच्चे, तो निकल जाएंगे, सब निमट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा देखने को। अरे बच्चों को बताओगे क्या कि कोयल कैसी होती है, कबूतर कैसा होता है? अरे भैया सब कुछ निमट चुकेगा तो फिर क्या करोगे आप? जब नेचर ही नहीं रहेगी तो फिर नेचर को संभालोगे भी कैसे और क्या चीज़ें वहाँ पे देखोगे। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लीड्स टू, क्या क्या हो सकता है कि सर यहाँ तो चिड़ियाँ तो जा रही है, उस पर हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत कुछ फ़र्क पड़ने वाला है बेटा। डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट का प्रोडक्शन। अब कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो बेटा पोलिनेटिंग एजेंट्स का काम करती हैं। अब वो पोलिनेटिंग एजेंट्स का काम करती हैं और वही नहीं रहेंगी तो पोलिनेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा और नया प्लांट कैसे होगा? तो प्लांट का प्रोडक्शन तो वैसे डिक्रीज हो जाना है बच्चे। बात करें लोवर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पार्टिसिपेशन सच एज ड्रॉट। अगर अपन बात करें कि एनवायरमेंटल जैसे कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि ड्रॉट आ गई, सूखा पड़ गया, और उस सूखे को बेटा अभी तो अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं एनवायरमेंटल जैसे कि एफोरेस्टेशन मौजूद है, वापस बारिश हुई तो सूखा खत्म हो गया। पर जब टोटली डिफोरेस्टेशन होगा, सारे पेड़ काट चुके होंगे तुम लोग, तो फिर बचेगा क्या यार? समझ रहे हो मेरी बात को? कुछ नहीं हो सकता, फिर रोते रहेंगे। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स। अब जो वेरिएबिलिटी है ना इकोसिस्टम प्रोसेस में वो इंक्रीज हो जाएगी। प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स, इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा बेटा। और वो डिफरेंस कहीं ना कहीं जो है ना नेगेटिविटी की तरफ इशारा करते हुए होगा, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कुछ ना कुछ ये जो है आपको लॉसेस देखने पड़ेंगे। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, कॉजेज क्या है, किस वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है? पहला है हैबिटेट और हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। फिर बात करें अपन बेटा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन और को एक्सटेंशन। सर होता क्या है बिल्कुल बताऊंगा, बारी बारी से सारी बातें डिस्कस करेंगे अपन, बारी बारी से सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेटा किसकी? सबसे पहले देखेंगे अपन यहाँ पे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी का जो कॉज है ना वो कौन सा है बेटा? हैबिटेट लॉस एंड वहाँ पे बात करें फ्रेगमेंटेशन है। क्या होता है हैबिटेट लॉस? इन एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लॉस फ्रॉम 14% to 6%। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 हेक्टर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट इज बीइंग लॉस्ट विद इन आवर्स। अरे फॉरेस्ट फायर हो गई, ज़रूरी नहीं कि हमने पेड़ काटे, पर टेम्परेचर बढ़ने से फॉरेस्ट फायर हो गई, और फॉरेस्ट फायर हो गई तो बेटा तो वहाँ पे काफ़ी, अभी जो बात करें कि कुछ महीनों पहले अमेजन रेन फॉरेस्ट धू धू करके जल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेस्ट हैं वो धू धू करके जल रहे थे और बेटा कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। ठीक है, उड़ीसा के जो जंगल हैं, अपन अपने इंडिया की बात करें, उड़ीसा के जंगलों में जो आग लगी थी बेटा वो अपने आप ही बुझी, हम में से कोई बुझा नहीं पाया उसको। तो बेसिकली इन लॉसेस की वजह से वहाँ पे पूरे की पूरी जो बेसिकली जो इकोलॉजिकल बैलेंस वहाँ पे क्रिएट हो रखा है, ट्रीज, बर्ड्स और सारी जो स्पीशीज़ हैं वहाँ पे, वो डिस्टर्ब हो जाता है बेटा। अरे यार जो बर्ड्स ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे रहती हैं, अगर वो पेड़ ही जल गए बेटा तो फिर बचेगा क्या? रहेंगी कहाँ पे? अनाथ हो जाएंगी वो तो। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट लंग ऑफ द प्लांट इज बीइंग कट फॉर द
कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स और फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्रास लैंड्स फॉर कैटल। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्वार्थी इंसान हैं हम कर क्या रहे हैं बेटा जी, हम कर ये रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्रास लैंड्स है उसको क्रिएट करने के लिए फॉरेस्ट काट रहे हैं। वाह भाई वाह। हाँ, मतलब कमरा बनाना तो दीवार तोड़ दो, यही काम है ना, मतलब कमरा बनाना है तो दीवार तोड़ दो। अरे भैया, घर थोड़ी ना तोड़ा जाता है एक कमरा बनाने के लिए, समझ रहे हो मेरी बात को? घर नहीं तोड़ा जाता कमरा बनाने के लिए, और वही काम हम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। हम लंग्स ऑफ द प्लैनेट को कट कर रहे हैं ग्रासलैंड्स को कन्वर्ट करने के लिए। अरे नालायकों। व्हेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज एंड सर्टेन एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिट्स आर बैडली अफेक्टेड, लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइंस। जब घर ही नहीं रहेगा तो रहेंगे कहाँ? हैबिटेट लॉस हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज एंड सर्टेन एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिट्स आर बैडली अफेक्टेड। कुछ ऐसे भी एनिमल्स है बेटा जिनको लार्ज टेरिटरीज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि लायन, जैसे कि टाइगर। उनको बेटा एक स्क्वायर किलोमीटर की काम नहीं चलता उनका बेटा, जंगल के जंगल, एक पूरे जंगल का, एक पूरे एरिया का 10-10 किलोमीटर के एरिया का एक पूरा राजा होता है। अगर उसमें 10 किलोमीटर के एरिया में अगर आपने पूरा जंगल हटा दिया तो वो तो बेटा कहीं का राजा नहीं रहा, वो तो कहीं रहने का ही नहीं रहा। उनको हमेशा लार्ज टेरिटरी की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ एनिमल्स, खासकर एनिमल्स को लार्ज टेरिटरी की रिक्वायरमेंट होती है। बर्ड्स को कितनी लार्ज टेरिटरी, उड़ के कहीं भी पहुंच जाती है इस पेड़ से उस पेड़। में तो कहता हूँ कि यार हज़ारों, मतलब 100 किलोमीटर की डिस्टेंस से वो ऐसे ही ट्रैवल कर लेती है उड़ के बेटा। तो उनको लार्ज टेरिटरी की रिक्वायरमेंट, और आपने 100 किलोमीटर के पूरे जंगल साफ कर दिए, बचा क्या फिर? कहाँ रहेंगे वो? और इसी वजह से जो है वो एक्सटेंशन के कगार पे खड़ी है बेटा। बायोडाइवर्सिटी का लॉस इसीलिए हो रहा है। अगर अपन जो सेकंड नंबर पे बात करें, जो रीज़न है वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। क्या होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन? मैनी स्पीशीज सच एज स्टिलार सी काऊ, ठीक है, एक जैसे कि स्टिलार सी काऊ जो है, ठीक है, बेसिकली बात करें अपन ये स्टिलार सी काऊ है बेटा, ठीक है। पैसेंजर पिजन एक्सटेंट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। पैसेंजर पिजन की मैं बात करूँ, पैसेंजर पिजन वो जो कबूतर के द्वारा संदेश भेजा जाता था, कहा जाता था इंडिया में, तो ठीक है बेटा, पैसेंजर जो है वो अपन पढ़ा है अपन ने कि जितने भी जो है संदेशवाहक कबूतर, उनके थ्रू चिट्ठी भेजी जाती, जा कबूतर जा, ये चिट्ठी साजन को दिया, बस वही साजन की जो चिट्ठी लेके जाता था कबूतर, वही पैसेंजर पिजन है बेटा। मैनी स्पीसीज सच एज स्टिलार सी काऊ, पैसेंजर पिजन एक्सटेंट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाने लगा, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा बेटा। जितना ज़्यादा नहीं किया जाना था उससे कहीं ज़्यादा किया जाने लगा, इस वजह से लॉस हो गए। एलियन स्पीशीज इन्वेजन की अपन बात करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें अपन, यहाँ पे सारे कॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, पर ये एक नया कॉज जो अपन देख रहे हैं, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज कॉज डिक्लाइन और एक्सटेंशन ऑफ इंडिजीनियस स्पीसीज। बाहर से आने वाली कुछ प्रजातियाँ, जो वहाँ की नेटिव प्रजाति है ना बेटा, वहाँ की इंडिजीनियस स्पीशीज है, उसको कहीं ना कहीं बहुत अफेक्ट करती है। अगर अंग्रेज सारे भारत में आने लगे बेटा तो फिर भारत का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे होने लगी है भाई। हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई तो निपटा दिया पूरे भारत को, सोने की चिड़िया को बेटा कोयले का देश कर दिया। और बेसिकली बात करें अपन तो जो पहले भारत में हुआ वो अब भारत खुद कर रहा है, एलियन स्पीशीज इन्वेशन कर रहा है, बहुत सारे कंट्रीज कर रही हैं। तो जब पड़ोसी मुल्क या पड़ोसी देश या पड़ोसी कोई भी अपने घर में आके रहने लगे तो फिर बेटा खुद का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। वहीं यहाँ पे हुआ। एग्जाम्पल है नाइल पर्च का। नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया के ईस्ट अफ्रीका के अंदर, उसमें नाइल पर्च बेटा बेसिकली एक फिश है, caused extension of greater than 200 species of cichlid fish in the lake। उस लेक के अंदर सिचिलिड फिश आराम से रह रही थी, उनका जो परिवार है भरा पूरा परिवार था, आराम से खुशी से रह रही थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। पर जानी बेटा किसी दिन किसी के बेटा होता ना, हाँ खुजली होती है, जो खुजली हुई ना तो बेटा वो नाइल पर्च को उठा के लाया और उठा के कहाँ डाल दिया, लेक विक्टोरिया के अंदर। और बेटा वहाँ पे इससे सिचिलिड फिश का जो अस्तित्व खतरे में आ गया, निपटा दिया, क्योंकि वहाँ तो नाइल पर्च रिप्रोडक्शन करेगी। और नाइल पर्च अभी देखेंगे अपन बहुत बड़ी होती है नाइल पर्च। अब सिचिलिड फिश छोटी सी बेटा नन्ही मुन्नी सी, और उसके हैबिटेट को उसने छीन लिया, क्योंकि उनको तो बड़ा एरिया चाहिए, निपटा दिया। बात करें अपन मैसिव वीड स्पीशीज लाइक कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लेंटाना एंड वाटर हाइसेंथ, इकॉर्निया कॉज डैमेज टू अवर नेटिव स्पीशीज। अपन इंडिया की बात करें बेटा तो इंडिया में बेटा कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, ये तो भैया
बहुत नुकसान किया है इसने। लैंटर्न एंड कहीं भी ग्रो हो जाती, कहीं भी उग जाती झाड़ है। लैंटर्न एंड वाटर हाइसिंथ बेटा, इकॉर्निया, आपने वाटर बॉडीज में देखा होगा, कभी जाना तालाबों में आपको दिखाई देगा ऊपर तैरता वो बड़े बड़े जो हैं वहाँ पे पत्ते दिखाई देंगे, वो इकॉर्निया के हैं लाला। और इकॉर्निया ने तो निमटा दिया, क्योंकि इकॉर्निया ने पूरा जो है वाटर सरफेस कवर कर लिया, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम कर दी, और ऊपर से सनलाइट जो जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन्स है उनको सनलाइट की अवेलेबिलिटी कम कर दी, न्यूट्रिएंट वहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम कर दिया, अरे बहुत नुकसान पहुंचा दिया, तो वहाँ की नेटिव स्पीशीज निमट गई। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है सारा के बेटा। The illegal introduction of the African catfish, Clarius gariepinus, and for aquaculture is posing a threat to the indigenous catfishes in our rivers. जो अपने रिवर्स में कैटफिशेज है बेटा, कैटफिशेज वो जिनके मूछें होती है, हाँ वही, ठीक है। और जो अफ्रीकन कैटफिश है अपना, अब उसके इंट्रोडक्शन अपने अंदर, अब वो जाने अनजाने आई हो, कैसे भी आई हो बेटा, पर वो आ तो गई अपने देश में, अब आ गई तो फिर वो अपनी जो इंडिजिनस कैटफिश है ना उसको कहीं ना कहीं वो हार्म कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी फिश है, नाइल पर्च है बेटा, ये दिस इज अ नाइल पर्च, ये है नाइल पर्च। ये नाइल पर्च है बेटा। अब कितनी बड़ी फिश है नाइल पर्च, और सिसिलिड का आकार देखना भी आप, ये बेटा ये नन्ही मुन्नी से देखो, छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी सिसिलिड फिश है। अब कहाँ वो और कहाँ ये, तो बेटा इसके सामने तो टिकने का सवाल ही नहीं उठता, इसी वजह से उनका एक्सटेंशन जो है हो गया। फोर्थ जो रीजन है को एक्सटेंशन, ये बहुत अच्छे से समझना है आपको। व्हेन ए स्पीशीज बिकम्स एक्सटेंट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट आल्सो बिकम एक्सटेंट। बेटा जब एक दूसरे का जीवन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है ना, तो एक के चले जाने से दूसरे की भावनाएं भी आहत होती है, और वो भी बेटा जिंदा नहीं रह पाता। बेटा जिनके बीच में बहुत प्रेम होता है, बहुत जिनका अस्तित्व एक दूसरे से बेटा, अब एक चला गया तो फिर वो चली गई, तो फिर वो कैसे रहेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को, अरे वो चली गई दिल तोड़ के, तो वो रहेगा कैसे बेटा। व्हेन ए स्पीशीज बिकम्स एक्सटेंट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट आल्सो बिकम एक्सटेंट। जब एक स्पीशीज बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होती है ना, अरे यार भैया समझ रहे हो ना मेरी बात को, वो तो उसके हाथ से खाना खाता था ना यार, अरे उसको तो वही सुलाती थी ना, जब वही चली गई तो वो बात किससे करे, अपने दिल की बात किससे करे, और जब दिल की बात नहीं कह पाएगा तो जिंदा कैसे रह पाएगा लाला, उसके तो बेटा गले से रोटी नीचे नहीं उतर रही। व्हेन ए स्पीशीज इज बिकम्स एक्सटेंट, जब एक स्पीशीज एक्सटेंट हो गई तो उसके साथ रहने वाली जो उसके साथ एसोसिएटेड थी वो भी एक्सटेंट हो जाती है। एक्सटेंशन ऑफ द पैरासाइट्स व्हेन होस्ट इज एक्सटेंट। अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अरे जो खून चूसते हैं दूसरों का, अब वो खून चूसने वाले ही नहीं रहे, मतलब जिसका खून चूसते थे वो ऑर्गेनिज्म खुद नहीं रहा, तो फिर वो जिसका खून चूस के जिंदा रहते थे वो कैसे रहेंगे, समझ में आ रहा है। हाँ बस वही वाली चीज है। co-evolved plant pollinator mutualism where extension of one leads to extension of the other। अब आप प्लांट पोलिनेटर स्पीशीज में देख लो, युक्का प्लांट है, युक्का प्लांट को वो मॉथ जो प्रोनुबा मॉथ है, प्रोनुबा इंसेक्ट से वही पॉलिनेशन करता है उसका। अब अगर वही नहीं रहेगा प्रोनुबा मॉथ, तो उस प्लांट को कौन पॉलिनेटिंग करेगा बेटा, और पॉलिनेशन नहीं करेगा तो प्लांट जिंदा कैसे रहेगा, फैलेगा कैसे, अपनी लाइफ साइकिल कैसे पूरी करेगा। अरे समझ में आया कि नहीं बेटा, ये होता है प्रेम। अरे प्रेम वो नहीं होता कि आज घूमे और कल भूल गए, आइसक्रीम खिलाई 1-2 साल तक तो, और फिर 5वें साल अब्बा नहीं मानेंगे तो निकल लिए, ऐसा नहीं होता लाला। ये देखो इसको कहते हैं ट्रू लव। ये है ट्रू लव की भैया, आप नहीं तो हम भी नहीं, आप चले तो हम भी आपके पीछे चले। ये है बेटा, नेचर बहुत कुछ सिखाती है। चलो नालायकों पढ़ो, को एक्सटेंशन पे रहना, कहीं और मत चले जाना। अपन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन की, और रीजंस देखते हैं कंजर्वेशन के। पहला है नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स, दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स, तीसरा है एथिकल आर्गुमेंट्स। क्या है आर्गुमेंट्स, क्यों कर रहे हैं आर्गुमेंट्स, आ जाओ देखते हैं जो असल में आर्गुमेंट लिखा है क्या वो आर्गुमेंट्स हैं। पहला है नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स। ह्यूमन डेराइव इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर सच एज फूड, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अरे जाने क्या क्या चीज़ें लेते हैं यार अपन इकोलॉजी से, और उन सबको लेने के बाद भी बेटा उसका एहसान भूल जाते हैं और उसका लॉस करने लग जाते हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन करने लग जाते हैं। इतनी सारी अगर चीज़ें अपन लेते हैं तो अपन को बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। हम रीज़न ढूंढ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का, सबसे बड़ी आयरनी तो है ही यही कि हम रीज़न ढूंढ रहे हैं, जबकि हमें काम करना चाहिए उस दिशा में। ठीक है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। नैरोली यूटिलिटेरियन देख रहे हैं तो नैरो भैया छोटी सोच वाला जो यूज़ है, नैरोली यूटिलिटेरियन, छोटी सोच वाले की क्या नीड है भाई, छोटी सोच वाले ही सोचते हैं कि फ़ायदा मिल रहा है हमें तो बस, हाँ तो फ़ायदा मिल रहा है तो उसी के लिए कर लो भैया, फ़ायदे के लिए ही कर लो यार, पर करो तो सही। इंक्रीज 25% ऑफ द ड्रग्स एंड डेराइव फ्रॉम प्लांट्स। 25% से ज़्यादा ड्रग्स तो प्लांट, बेटा ड्रग्स वो नहीं बम बोले बम, वो वाली ड्रग्स नहीं है, ये दूसरी ड्रग्स है, ठीक है, मेडिसिनल ड्रग्स की बात हो रही है यहाँ पे,
25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैव मेडिसिनल वैल्यू। 25,000 से ज़्यादा स्पीशीज जो है ना उनकी मेडिसिनल, अश्वगंधा न जाने क्या बेटा बाबा रामदेव तो कमाई इसी से रहे, ठीक है। दूसरा आता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट। अगर मैं बात करूं बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज। भैया बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज, सर कौन सी इकोसिस्टम सर्विसेज पढ़ी थी ना यार पिछले लेक्चर में, क्या बात करी थी अपन इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में कि बारिश जो होती है, अरे वर्षा जो आती है और सूरज जो उगता है, चंद्रमा जो आता है, ठंडी हवाएं जो चलती है, यही क्या बॉलीवुड मूवी के सीन की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, इकोलॉजिकल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ जो अपन ने देखी भी थी। तो वो इकोलॉजिकल सर्विसेज अगर मिलती हैं तो अपन को बहते हुए झरने, ठंडे जो प्रदेश हैं, अरे यार हरे हरे भरे भरे जो वृक्ष हैं अपनी आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, आपने तो हिमालय पहुंचा दिया। आओ थोड़ा नीचे आ जाओ और भी बात करते हैं। अमेजोन रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस 20% ऑफ टोटल O2 इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। 20% से ज़्यादा O2 जो लंग्स ऑफ द प्लानट कहे जाने वाले अमेजोन रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, उनको ही नष्ट कर देंगे तो ये जो 20% O2 आएगी कहाँ से यार, समझ रहे हो तुम मेरी बात को। इसीलिए बेटा कोविड के टाइम पे तो पता लग ही गया होगा कि O2 कितनी नेसेसरी है और बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कितना नेसेसरी है। पॉलिनेशन थ्रू बीज, हम बम्बल बीज, बर्ड्स एंड बाइट्स। पॉलिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना, अगर ये नहीं होगा तो मैं तो कहता हूँ प्लांट्स ही नहीं होंगे। हर एक प्लांट को पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है बेटा, हर कोई पार्थेनोकार्पी से फ्रूट नहीं बना सकता, समझ रहे हो मेरी बात को, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। पॉलिनेशन करना बहुत जरूरी है लाला, और पॉलिनेशन नहीं करोगे तो कहाँ से उगाओगे यार, और पॉलिनेटर नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ से उगाओगे। और पॉलिनेटर रहता है कहाँ पे भैया, फूलों पे रहते हैं, ऐसी जगह जगह रहते हैं जहाँ पे उनको रहने की मतलब बेसिकली उनकी हैबिटेट है, और हैबिटेट को आपने निपटा दिया तो फिर भैया फिर रो मत बैठ के कि हमारा तो प्लांट ही नहीं उग रहा, कहाँ से उगेगा। चलो एस्थेटिक प्लेजर, एस्थेटिक प्लेजर का मतलब वही जो मैंने आपको बात करी कि हरे भरे वृक्ष हमें शीतलता प्रदान करते हैं। जब हिमालय पे जाते हैं तो बर्फ दिखती है बेटा, ग्रास लैंड्स में जाते हैं तो घास भरे मैदान दिखते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं तो बेटा हरे भरे वृक्ष दिखते हैं, और वही जो है क्या बात करें मतलब एस्थेटिक वैल्यूज तो वहाँ पे है ही सही। यहाँ पे बेटा और अपन बात करें एथिकल आर्गुमेंट्स की, तो एवरी स्पीशीज है इंट्रिंसिक वैल्यू भी हैव ए मोरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेलबींग। बेटा पीपल के पेड़ों की पूजा की जाती है, समझ रहे हो मेरी बात को। बरगद, ठीक है, वट वृक्ष जिसे कहा जाता है, उसके बेटा वो सावित्री जो माता है उनका जो है पूजन किया जाता है। तो यार ये क्या है, ये एस्थेटिक वैल्यूज है, एथिकल वैल्यूज है हमारी जो उनसे जुड़ी हुई हैं, अपने पेड़ों से जुड़ी हुई हैं। याद है बेटा बिश्नोई समाज के लोगों ने राजस्थान के अंदर अपन बात करें तो बेटा खीजड़ी के वृक्षों से लिपट कर अपने आप का बलिदान कर दिया, पर उन वृक्षों को नहीं कटने दिया। ये क्या है, हम अपने से ज़्यादा उनमें भी ये मानते हैं कि उनमें भी जीवात्मा है, उनको भी हम मानते हैं, और इस एथिकल वैल्यूज़ के साथ ही सही पर हम उन बायोडाइवर्सिटी का जो है कंजर्वेशन कर सकते हैं बेटा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो अपना नुकसान करा बैठेंगे। चलिए कैसे कंजर्व कर सकते हैं वो देखें। सर हमें सहमत तो हो गए, हम आपकी बात मान चुके हैं कि हम जो है कंजर्वेशन करेंगे, आज से जज्बा आ गया सर, पर करेंगे कैसे, चलो देख लेते हैं इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन में। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है ऑन साइट, जहां जो है वहीं पे उसका कंजर्वेशन करना। एक तो ऐसा है बेटा कि एक जो है बुढ़िया है ना, रोड क्रॉस कर रही थी, एक दादी जी रोड क्रॉस कर रही थी। अब उनको रोड क्रॉस करना था पर उनको वहां से हाथ पकड़े के कोई ला नहीं रहा था इधर, तो फिर क्या किया जाए कि भाई साहब ऐसा किया जाए कि जो जैसी कंडीशन है ना उस कंडीशन में काम किया जाए कि भाई साहब अब क्या हो सकता है, अभी हो सकता है कि ट्रैफिक को रोकना पड़ेगा वहाँ पे, तो जो है उनको आप वहाँ पे लाके जो है खड़ा कर दो और फिर वो ट्रैफिक को रोक दो और वो पास ऑन हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ कि वहाँ पे बेसिकली कुछ ऐसी कंडीशन है कि आपको जो है एक आर्टिफिशियल कंडीशन वहाँ पे प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो फिर वो आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोड्यूस करो और उसके बाद फिर वहाँ से उनको। तो बेसिकली अपन बात करें कंजर्वेशन भी दो तरीके से किया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ इन सीटू कंजर्वेशन की, जो जहाँ प्लांट है उसको उठा के लाके और लैब के कि भाई साहब कंजर्व कर, अरे बावले वो तो वहाँ कंजर्व होता है, यहाँ पे क्या कंजर्व कर रहा है, वो यहाँ पे जिंदा ही नहीं, मर गया, मुरझा गया वो। कोई ऐसा प्लांट यार अपने घर से जो जुदा हो जाए और फिर उसको कह रहे हैं कि हम तो इसको है ना अच्छा शिक्षा देने के लिए वहां लेके जा रहे हैं, अरे वो मुरझा गया यार, क्या अच्छी शिक्षा दोगे तुम उसे, अच्छी शिक्षा तो तब दोगे ना, क्या अच्छी शिक्षा वहां नहीं मिल सकती जहां वो है, अगर वो है और वहां पे अच्छी शिक्षा मिल सकती है, उसको सारी कंडीशन प्रोवाइड की जा सकती है तो वहीं करो, क्योंकि वहां पे और ज्यादा अच्छे से वो डेवलपमेंट कर पाएगा बेटा। तो वही अपन बात करेंगे इन सीटू कंजर्वेशन में, देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज विद इन नेचुरल और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स इन विच दे अकर, वो जिसमें है
उसी के अंदर हम क्या करें, वहीं पे उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर दें, वहीं पे कंजर्विंग कंडीशंस प्रोवाइड कर दें, तो वो अपने आप बचे हुए रह सकते हैं बेटा। इट इंक्लूड्स प्रोटेक्टेड एरियाज सच एज नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, कल्चरल लैंडस्केप्स, ये तो याद रखना ही रखना है। इट इंक्लूड्स प्रोटेक्टेड एरियाज सच एज नेशनल पार्क बनाया हमने। टाइगर को हम शिफ्ट करते हैं पर उसको ओपन टेरिटरी देते हैं, क्योंकि वो जंगल में भी ओपन ही घूमता है बेटा, चिड़ियाघर जैसी चीजों में बंद नहीं रहता वो। तो नेशनल पार्क उसको अपन ने ओपन प्रोवाइड कर दिया कि भाई साहब घूमो, तुम्हारी इच्छाओं जो हम हो यार, जैसे रिप्रोडक्शन करना है करो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, जिसको पसंद करना है उसको पसंद करो, उससे शादी करनी करो, जितने बच्चे पैदा करने करो, हम इंटरप्ट करेंगे ही नहीं। अब वो अलग बात है कि नेट जियो वाले या नेशनल ज्योग्राफी वाले देखिए नर है या मादा है, उनका वो बात अलग है। मैं अपन बात कर रहे हैं कि अपने नेशनल पार्क प्रोवाइड करें उनको। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात कर रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, हमने एज इट इज एरियाज जो है बड़े बड़े जंगल प्रोवाइड कर दी कि यार आप ठीक है ये आपका नेचुरल एनवायरमेंट है ना, आप इसी में रहो, पर हम बाउंड्री बना देते हैं कि कोई और यहाँ ना आने पाए। आप तो यहीं रहो जो आपकी जगह है, पर हम बाउंड्री बना देते हैं कि कोई और इसके अंदर ना आने पाए। ठीक है, कल्चरल लैंडस्केप्स हैं, नेचुरल मॉन्यूमेंट्स वहाँ पे बने हुए हैं। इंडिया हैज़ 14 बायोस्फीयर, ये डेटा आज आपको याद रखना है किसी भी चीज़। इंडिया हैज़ 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। याद रखेंगे बेटा ये, ठीक है। बात करें अब 90 नेशनल पार्क्स अपने पास हैं, ठीक है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, भूलेगा नहीं बच्चा। नेशनल पार्क में देखें तो एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द वेलफेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ, वे प्राइवेट ओनरशिप एक्टिविटीज लाइक कल्टीवेशन, ग्रेजिंग एक्सेट्रा आर प्रोहिबिटेड। बिल्कुल प्रोहिबिटेड है नेशनल पार्क में, तो राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं हिंदी में। और नेशनल पार्क जो है उनके अंदर लकड़ी काटने से लेकर पत्ते बीनना तक सब बंद है बेटा। फिर भी लोग जाते हैं, कैसे क्या करते हैं वो गलत है बेटा, पर बेसिकली वहाँ तो पत्ते भी उठाना, वहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो ही नहीं सकती, वहाँ पे सिर्फ आप वाइल्ड लाइफ देखने जा सकते हो। ठीक है, और अपन बात करें नेशनल पार्क की तो वहाँ पे कल्टीवेशन, ग्रेजिंग सब बंद। एक इराविकुलम नेशनल पार्क है केरला के अंदर, आप देख सकते हैं वहाँ पे कितना हरा भरा जो है वहाँ पे है मामला। अगर अपन बात करें सेंचुरी की तो एरिया इन विच प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली टू एनिमल्स, सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है वहाँ पे। Operations like collection of timbers, minor forest products and private ownership rights are allowed so long as they do not interfere with the well-being of animals. राजस्थान में एक रणथंभौर नेशनल पार्क है बेटा, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है वहाँ पे। रणथंभौर से इसको टाइगर सेंचुरी भी कहा जाता है। अब टाइगर सेंचुरी है तो वहाँ पे टाइगर से इंटरप्शन नहीं कर सकते आप अपने ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को लाइसेंस दिया हुआ है कि आप, लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है कि आप टिम्बर कलेक्शन के लिए वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे जो है आप एक राजस्थान में एक वृक्ष होता है जिसको अपन तेंदू कहते हैं, तेंदू लोकल लैंग्वेज में तेंदू कहते हैं बेटा उसको। और तेंदू के जो पत्ते हैं उनसे बेटा ये जो पान के पत्ते हैं, पान के पत्ते भी वहाँ पे उगते हैं, तो पान के पत्तों के जो जंगल है वो पान के पत्ते लेने जा सकते हैं वहाँ पे। अब वो जो बेसिकली बात करें अपन तो सिर्फ उसी एक्टिविटीज़ की वहाँ पे परमिशन है, और अगर आपने कुछ गलत सलत किया बेटा तो निपटा दिया जाएगा आपको, ये वही बात। ठीक है, एग्जाम्पल है वहाँ पे पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला के अंदर, एलिफेंट के लिए फेमस है बेटा वहाँ पे पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व्स एरियाज ऑफ लैंड और कोस्टल एनवायरमेंट्स टू कंजर्व इकोसिस्टम जेनेटिक रिसोर्सेज कंटेन इन देयर। वहाँ पे जो जैसा है वहीं पे उसको रिजर्व किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व मैंने कहा ना, जो जैसा है इन सीटू कंजर्वेशन वहाँ पे उसको रिजर्व कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मौजूद हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, और ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे बेटा वहाँ पे मान्यता प्रदान की गई है कि भाई साहब यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और प्लांट्स और एनिमल्स जो भी है ना वो सब यहीं पे रहेंगे और इनके अंदर किसी की जो है अनुमति आने की नहीं होगी। अगर मैं बात करूँ सेक्रेड फॉरेस्ट या सेक्रेड ग्रूव्स की तो प्रोटेक्टेड बाय सेवरल ट्राइबल कम्युनिटीज़, बहुत सारी भीलों की जातियाँ ऐसी है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऐसी है बेटा जिन्होंने सेक्रेड ग्रूव्स मतलब सेक्रेड फॉरेस्ट जो उस जगह पे आसपास मौजूद है उनको कंजर्व करने का एक बहुत ही सराहनीय काम किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटा इनको काफ़ी जो है सराहनीय, इनको बेटा जो उन्होंने काफ़ी फंड्स भी प्रोवाइड किए हैं कि वो अपने वहाँ पे जो है उनको प्रोटेक्ट कर सकें। सेक्रेड ग्रुप्स इन खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको बेटा। अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, ठीक है, इनके जो वेस्टर्न घाट्स रीजन है वो,
और बात करूँ सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का अंदर काफ़ी फॉरेस्ट एरिया है बेटा, वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अरावली हिल्स जो राजस्थान में मौजूद है, वेस्टर्न घाट रीजन जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में है, और सेक्रेड ग्रुप्स इन खासी एंड जिंते हिल्स इन मेघालय। सेक्रेड ग्रुप्स वो प्लांट है बेटा जो काफ़ी महत्व रखते हैं, पुरातत्व बात करें कि अपन जो एंशियंट रीजन से चलते आ रहे हैं और अभी भी महत्व रखते हैं, तो उनकी जो प्रोटेक्शन है वो जो काम सौंपा गया है उनको सौंपा गया है। XC2 कंजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ कि क्या होता है XC2 कंजर्वेशन, बाहर ऑफ साइड कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड देयर हैबिटेट, जो उनकी हैबिटेट नहीं है पर उनका कंजर्वेशन कर रहा है वहाँ पे। एग्जाम्पल है जेनेटिक रिसोर्स सेंटर, जेनेटिक उनकी जीन्स कंजर्व करके रखी है हमने। जूलॉजिकल पार्क्स आप देख सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स यहाँ पे है। बॉटनिकल गार्डन जो है, जीन बैंक, जूलॉजिकल पार्क्स का मतलब होता है बेटा जो जू होता है, एनिमल जू जो होता है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। और बैंक्स मतलब बेटा प्लांट्स को स्टोर करके रखे जाने वाले बैंक्स हैं, जो एक्सटेंशन के कगार पे खड़े हैं उनको स्टोर कर लिया जाता है ताकि एक्सटेंशन ना हो उनका, तो ये भी हम वहाँ पे कर रहे हैं। हॉटस्पॉट आर द रिचेस्ट एंड द मोस्ट थ्रेटन रिजर्वेयर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑन द अर्थ। बेटा इस धरती पे हॉटस्पॉट बना रखे हैं। ये हॉटस्पॉट वो नहीं है कि जहाँ से आपको वाईफाई मिल जाता है और जहाँ से आप दूसरे का नेट कंज्यूम करके और निमट जाते हैं वहाँ से, ठीक है। और बात करें अपन हॉटस्पॉट की, यहाँ पे नेचर की बात कर रहे हैं। ये नेचर के वो एरियाज है, वो रीजन्स है बेटा। अब वो फॉरेस्ट हो सकते हैं, पूरा एरिया हो सकता है, वेस्टर्न घाट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये वो एरियाज है बेटा जहाँ पे वाइल्ड लाइफ और प्लांट दोनों ही बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंडीशन में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वहाँ पे मौजूद है, तो रिच है ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर। अपन हॉटस्पॉट की बात करें, सिंपल सा वर्ड ये है कि दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, बस ये वो एरियाज है। richest and the most recent reservoirs of plant and animal life on the earth. There are 34 हॉटस्पॉट्स in the world. पूरे वर्ल्ड के अंदर ही 34 हॉटस्पॉट्स हैं बेटा। 3 हॉटस्पॉट तो अपने इंडिया के अंदर है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ठीक है, इंडो बर्मा एंड हिमालय कवर इंडियाज बायोडाइवर्सिटी रीजन। वेस्टर्न घाट ये जो है, ये पूरा केरला की जो बेल्ट है, यहाँ से देख सकते हैं आप, पूरी जो बेल्ट है ये पूरा वेस्टर्न घाट जो है कवर करता है हॉटस्पॉट को, क्योंकि यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी है। श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय रीजन जो है ऊपर का, वहाँ पे काफ़ी मेडिसिनल जो है मिलती हैं। और बात करें अपन श्रीलंका और इंडो बर्मा रीजन जो है, इंडो बर्मा रीजन जो है वो पूरा जो है यहाँ पे वो कवर्ड है, ठीक है। कवर इंडियाज बायोडाइवर्सिटी रीजन, इंडियाज के जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, 3 हॉटस्पॉट्स हैं। ये याद रखने वाला पॉइंट है, भूलेगा नहीं मेरा बच्चा, बिल्कुल नहीं भूलेगा इन पॉइंट को। वेस्टर्न घाट्स आप देख सकते हैं, ये वेस्टर्न घाट्स के पिक्चर से बेटा कितने रिच हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। कोस्टल एरियाज है तो पानी की कोई कमी वहाँ पे है ही नहीं, हिमालयज आपके सामने मौजूद है। इंटरनेशनल एफर्ट्स कुछ किए गए हैं फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। हमने वर्ल्ड के स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे जो कुछ एफर्ट्स किए हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबका जो है सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्थ समिट रियो डी जेनेरो 1992, ये याद रखना है, किसी भी हालत में भूलना नहीं बेटा। 1992 में पहला अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरो के अंदर। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके जो कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर वो मीटिंग हुई थी, पूरे वर्ल्ड के जो वहाँ पे बात करें जो है ऑफिशियल्स इकट्ठे हुए थे सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वहाँ पे कंजर्व कैसे किया जाता है वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी को। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन 3 पॉइंट पे वहाँ पे केंद्रित था पूरा मामला। आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है रियो डी जेनेरो के अंदर, रियो डी जेनेरो बेटा जगह का नाम है, रियो डी जेनेरो में जो है वहाँ पे बात करें मीटिंग हुई थी, 3 से 14 दिन तक वो चली थी 1992 के अंदर। इस तरह से जो है वहाँ पे काफ़ी जो है पूरा सदन मौजूद था, हर ऑफिशियल्स मौजूद थे, हर कंट्री के वहाँ पे ऑफिशियल्स मौजूद थे जिन्होंने ये बताया था कि भाई कैसे क्या काम करना है। 190 कंट्रीज़ के जो ऑफिशियल्स वहाँ पे मौजूद थे बेटा। द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। ये वर्ल्ड समिट जो हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 2002, ये 3rd वर्ल्ड समिट, 3rd अर्थ समिट थी बेटा, ठीक है, 2002 में जो हुई थी। 190 कंट्रीज जो है उन्होंने प्लेज किया था टू रिड्यूस द रिकरेंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। अब 190 कंट्रीज ने जो वहाँ पे काम किया था, मंत्रणा की थी, मीटिंग की थी कि हम बायोडाइवर्सिटी का लॉसेस कैसे बता सकते हैं। तो ये अपन ने बात करी बेटा बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस के बारे में, बहुत सारा जिक्र करा, बहुत सारी चीज़ें समझी कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस कर रहे हैं और हो रहे हैं और उसको बचा कैसे सकते हैं, कंजर्व कैसे कर सकते हैं। वो सारी बातें करी हमने अपने सेगमेंट में, अपने इस लेक्चर में। बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।